पहाड़ों में बसे धनपुर गांव में हरिया अपनी बेटी संध्या के साथ रहता था। गांव के निवासी फसल न होने के कारण काफी उदास थे। कड़कती हुई ठंड और बर्फबारी के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। ऐसे में हरिया नाम के किसान ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव वालों की मदद की। फसल बर्बाद होने के कारण सभी चिंतित ग्रामीण हरिया के खेत में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भैया, लगता है इस बार हम सब भूखों मरने वाले हैं। बर्फबारी इतनी हो रही है कि फसलें बर्फ से ढक गई हैं। हमारे खेतों में उगने वाली सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। न जाने हमारा क्या होगा। भैया, आप चिंता परेशान होने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। कुछ मेहनत मजदूरी करनी होगी, नहीं तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी समय हरिया की बेटी संध्या, जो कि बेहद दयालु स्वभाव की थी, वो देखती है कि खेत में हरे रंग के कबूतर का एक जोड़ा बर्फ से ढक गया है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। संध्या दौड़कर कबूतर के जोड़े के पास जाती है और उन्हें बर्फ से बाहर निकालती है। हरे रंग का कबूतर मैंने पहली बार देखा है। लगता है ये साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि कोई जंगली कबूतर है। संध्या उनके पंखों को साफ करके उन्हें झोपड़ी के अंदर ले जाती है और गर्म बिस्तर पर सुला देती है। बिस्तर की गर्माहट पाकर दोनों हरे कबूतरों में जान आ जाती है। उसमें से एक कबूतर संध्या से कहता है, संध्या, तुम बहुत दयालु हो। तुमने हमारी जान बचाकर अपनी दयालुता का जो सबूत दिया है, उससे हम बेहद खुश हैं। हाँ संध्या, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आई हो। तुम्हारी वजह से हम अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे, नहीं तो हम दोनों बर्फ में दबकर यहीं मर जाते। कबूतरों को इंसानों की भाषा में बात करते हुए देखकर संध्या डर जाती है। कौन हो तुम लोग और इंसानों की तरह कैसे बात कर रहे हो? संध्या, तुम डरो मत। हम दोनों मटर कबूतर हैं। मटर लोक से आए हैं। मटर कबूतर? हाँ, यहां से बहुत दूर बादलों के उस पार मटर लोक है, जहां जादुई हरे मटर उगते हैं। हम वहीं से आए हैं। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमने देख लिया है कि ठंड के कारण तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है। हम तुम्हारी फसल को दोबारा जीवित कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अपने खेत में सिर्फ जादुई हरे मटर की खेती करनी होगी। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो ठीक है, ये लो। दोनों कबूतर अपनी अपनी चोंच से 4 दाने उगलते हैं। चारों दाने हरे रंग के थे और किसी कीमती जवाहरात की तरह चमक रहे थे। उनमें से एक रोशनी निकल रही थी। ये लो संध्या, ये जादुई हरे मटर के दाने हैं। इन्हें सूरज ढलने के बाद चांद की रोशनी में अपने खेत में लगा देना। चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी बर्फबारी हो, इन दोनों से निकलने वाले पौधे कभी नहीं मुरझाएंगे और इनमें हमेशा फल होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। दोनों कबूतर वहां से उड़ जाते हैं। संध्या जादुई हरे मटर के दानों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। शाम को जब हरिया घर आता है, तब संध्या उसे जादुई हरे मटर के दाने देती है। संध्या बेटी, ये क्या है? ये तो कोई कीमती जवाहरात लग रहा है। बाबा, ये जवाहरात तो नहीं, लेकिन कीमती जरूर है। ये जादुई हरे मटर के दाने हैं। हैं? जादुई हरे मटर के दाने? हाँ बाबा, ये जादुई हरे मटर के दाने हैं। लेकिन ये तेरे पास कहाँ से आए? संध्या हरिया को सारी बात बताती है। ठीक है, मैं इन्हें कल सुबह खेत में लगा दूंगा। नहीं बाबा, हरे कबूतरों ने कहा है कि इन्हें रात को चांद की रोशनी में खेत में लगाना है। ठीक है, रात होने ही वाली है। जैसा कबूतरों ने कहा है, हम वैसा ही करेंगे फिर। बाबा, तब तक खाना खा लो, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं, अब तो मैं पहले इन जादुई हरे मटर के दानों को खेत में लगाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। हरिया और संध्या रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही, संध्या, रात हो गई है, चांद भी निकल आया है। चल, खेत पर चलते हैं। दोनों खेत पर जाते हैं और हरिया अपने खेत के चारों कोने पर एक एक दाना लगा देता है। अब कुछ दिन बाद इनमें से अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे। दोनों घर वापस आ जाते हैं। संध्या खाना परोसती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया और संध्या की नींद खुलती है, बाबा, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, बाहर ओले पड़ रहे हैं।
सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। वे जादुई हरे मटर के दाने बर्फ से ढक गए होंगे। अब तो उनमें से अंकुर शायद ही फूटेगा। बाबा, उन हरे कबूतरों ने कहा था कि ठंड, बर्फबारी या ओले उन जादुई हरे मटर के दानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन हरिया को संध्या की बात पर यकीन नहीं था। वो बेहद मायूस हो चुका था। थोड़ी देर के बाद आसमान से ओले गिरना बंद हो जाते हैं। हरिया और संध्या खेत में जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके खेत में हरियाली छाई हुई थी। उनका खेत हरे मटर के पौधों से भरा हुआ था और उनमें फल भी लग गए थे। हैं? अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इतनी बर्फबारी में भी ये पौधे, और वो भी रातों रात। संध्या एक पौधे से मटर के कुछ दाने निकालती है। बाबा, ये देखो, ये मटर के दाने किसी जवाहरात की तरह चमक रहे हैं। हाँ, सचमुच में ये तो जादुई हरे मटर के दाने हैं। बर्फबारी बंद होने के बाद ग्रामीण भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और वो हरिया के खेत में छाई हरियाली देख लेते हैं। हरिया भैया, हमारे खेत तो बर्फ से ढके हुए हैं। तुम्हारे खेत में रातों रात इतनी हरियाली कैसे आ गई? हाँ हरिया, क्या तुमने कोई जादू किया है? हरिया उन्हें सारी सच्चाई बताता है। हरिया भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। थोड़ी हमारी भी मदद कर दो। हमें भी मटर के कुछ दाने दे दो। अरे सूरज भैया, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, चिंता मत करो। हरिया मटर के कुछ दाने निकालकर सारे ग्रामीणों में बांट देता है। सभी ग्रामीण रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही चांद की रोशनी में अपने अपने खेत में जादुई हरे मटर के दाने लगा देते हैं। सुबह सबके खेत में हरियाली छा जाती है। अरे, कल तक हमारे खेत में बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी और आज बर्फ की इन परतों को चीरती हुई मटर की खेती लहलहा उठी भैया। हाँ हाँ, ये सब संध्या बेटी और हरिया भैया की वजह से हुआ है। धनपुर गांव के निवासी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हम इन जादुई हरे मटर के दानों को शहर में बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे भैया। हाँ, ठीक कह रहे हो भैया। तो चलो अपनी अपनी फसल लेकर शहर चलते हैं, फिर और क्या। सभी ग्रामीण अपनी अपनी फसल लेकर उन्हें बेचने शहर जाते हैं। वे वहां सब्जी मंडी के थोक व्यापारी को जादुई हरे मटर बेचते हैं। उन जादुई हरे मटर को देखकर व्यापारी की आंखें चुंधिया जाती हैं। है? अरे, ऐसे मटर तो मैंने पहली बार देखे हैं। ये मटर तुम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हो भाई? मालिक, ये पहाड़ों के मटर हैं। ये ऐसे ही होते हैं। ये स्वाद से भरपूर और बेहद पौष्टिक हैं। उन जादुई हरे मटर को देखकर व्यापारी के मन में लालच आ जाता है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन शहर में इन जंगली मटरों को कौन खाएगा भाई? अरे ऐसा मत करो मालिक, हमने इन्हें बहुत मेहनत से उगाया है। पहाड़ों पर बेहद ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है। हमने ठंड में इन हरे मटरों की खेती की है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इनके ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। आपको जो उचित लगे वो आप दे दो मालिक। व्यापारी जादुई हरे मटर को औने पौने दाम में खरीद लेता है। पैसे लेकर ग्रामीण वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे मिलने के कारण वे सभी खुश नहीं थे। इधर वो व्यापारी जादुई हरे मटर के दानों को मॉल में महंगी कीमत में बेच देता है। भैया, जादुई हरे मटर बेचकर हमें बहुत कम पैसे मिले हैं नहीं? अरे दिल छोटा मत करो भैया, कम से कम कुछ तो मिला। हमारे बीबी बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो भैया। सभी ग्रामीण अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सबके चेहरे खिल उठते हैं जब वो देखते हैं कि उनके खेत में फिर से जादुई हरे मटर उगाए हैं। हरिया भैया, हमारे खेत में फिर से जादुई हरे मटर उगाए हैं। इन्हें लेकर हम शहर चलते हैं। हाँ हाँ भैया, चलो शहर चलते हैं। सारे ग्रामीण जादुई हरे मटर लेकर शहर जाते हैं। सब्जी मंडी में व्यापारी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अरे, तुम लोग आज फिर आ गए भाई? हैं? इतनी जल्दी इतने सारे हरे मटर लेकर भाई? मालिक, हमारे खेत में हरे मटर उगाए थे, इसलिए हम इन्हें लेकर आ गए। चलो ठीक है, फिर लाओ, दे दो। ग्रामीण अपने हरे मटर व्यापारी को दे देते हैं। बदले में व्यापारी उन्हें बहुत कम पैसा देता है। ग्रामीण गांव की ओर निकल जाते हैं। व्यापारी सोचता है, ये ग्रामीण इतने सारे हरे मटर कल भी लेकर आए थे और आज भी लेकर आ गए। इनके हरे मटर साधारण नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो ये जादुई लगते हैं। ये ग्रामीण जादुई हरे मटर कहाँ से लेकर आ रहे हैं, मुझे पता करना होगा।
व्यापारी ग्रामीणों के पीछे पीछे चलने लगता है और उनके साथ साथ धनपुर गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पूरा गांव बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हाँ? ये गांव तो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इनके खेत भी बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। फिर ये लोग हरे मटर की खेती करते कहाँ हैं? व्यापारी छिपकर ग्रामीणों की बातें सुनता है। चलो थोड़ी ही सही, लेकिन आज फिर कमाई तो हुई। हाँ हाँ भैया, आज रात भी जादुई हरे मटर उगाएंगे और हम कल उन्हें बेच देंगे। चलो चलो अपने घर चलते हैं। अच्छा, तो ये सचमुच में जादुई हरे मटर हैं और ये रोज रात में अपने आप उगाते हैं। आज रात में यहीं रहूंगा और जैसे ही जादुई हरे मटर उगेंगे मैं उनके कुछ दाने निकाल कर ले जाऊंगा और अपने खेत में लगा दूंगा। ऐसा सोचकर व्यापारी गांव में छिप जाता है और रात होने का इंतजार करता है। लेकिन रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। आह, अरे उफ, कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से बर्फ भी गिर रही है। व्यापारी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में सभी ग्रामीणों के खेत बर्फ से ढक जाते हैं, लेकिन तभी बर्फ का सीना चीरते हुए जादुई हरे मटर के पौधे निकल आते हैं। ये देखकर व्यापारी के होश उड़ जाते हैं। हाँ, भूत भूत, ये हरे मटर के पौधे हैं या कोई भूत है? व्यापारी डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन गांव की कच्ची सड़क पर बर्फ गिरी होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो बार बार उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता है। उस पर से आसमान से होने वाली बर्फबारी उसे अपने आगोश में लेने लगती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे नहीं तो मैं बर्फ में दबकर मर जाऊंगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग जाते हैं और अपने अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि व्यापारी बर्फ में गिरा हुआ है और ठंड के मारे कांप रहा है। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भोला भैया, हाथ लगाओ। सभी ग्रामीण व्यापारी को बर्फ से खींचकर बाहर निकालते हैं। हरिया उसे अपने घर ले जाता है। संध्या गर्म चाय बनाकर व्यापारी को पीने के लिए देती है। मैं आग जला देता हूँ, इससे आपको गर्माहट मिलेगी। हरिया आग जला देता है, जिससे व्यापारी को काफी राहत मिलती है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। तुम लोगों को बहुत कम पैसे दिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। मालिक, ये तो हमारा फर्ज है। मुझे मालिक मत कहो। आज से तुम लोग मेरे कारोबार के साथी हो। हम लोग मिलकर व्यापार करेंगे और पैसे बराबर बराबर बांट लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये सब उन हरे कबूतरों के दिए हुए जादुई हरे मटर का कमाल है। हैं? जादुई हरे मटर? हाँ मालिक, हमारे खेतों में जादुई हरे मटर उगते हैं, जो ठंड और बर्फबारी में भी सुरक्षित रहते हैं। खराब मौसम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, और ये सब जो है संध्या बिटिया के कारण हुआ है। संध्या बिटिया ने उस दिन हरे कबूतरों की जान बचाई, तभी तो हमें जादुई हरे मटर मिले हैं। हम संध्या बिटिया को भी अपना व्यापार का साथी बनाएंगे। क्यों मालिक? हाँ हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, हम संध्या बिटिया को भी अपने व्यापार में शामिल करेंगे। और इस तरह से धनपुर गांव के ग्रामीण शहर जाकर अपने अपने जादुई हरे मटर अच्छी कीमत पर बेचते। साथ ही वे व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार भी करने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है और उनका ठंड का मौसम अच्छी तरह से गुजर जाता है। रमा अपनी सास कौशल्या और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमा के पति इस दुनिया में नहीं थे। पति के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी रमा के कंधों पर आ जाती है। सुबह उठकर रमा जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती है। रमा बहू, क्या बात है? तू कहीं जाने की तैयारी कर रही है क्या? आज तो सुबह से ही घर के काम में लग गई। माँ जी, घर का काम खत्म करके मैं खेत पर जाऊंगी। अब सब्जियां उगाने और उन्हें बेचने का काम मुझे ही करना होगा। बिट्टू के बाबा के जाने के बाद हम कई दिन से खेत पर नहीं गए, लेकिन अब मुझे ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। बहू, तू घर और खेत दोनों जगह का काम अकेले कैसे कर पाएगी? मैं भी तेरी मदद करूंगी, मैं तेरे साथ खेत पर चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ खेत पर जाएंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिट्टू और दिया भी बहुत छोटे हैं,
घर पर किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है बहू, मैं घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखूंगी, तू खेत पर चली जा, लेकिन अपना ध्यान रखना, तेरे अलावा अब हमारा है ही कौन। ठीक है माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। रमा के पति आशीष के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वे हरी सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करते। घर का काम खत्म करके रमा खेत पर चली जाती है। पति की मौत के लगभग 1 महीने बाद वो खेत पर पहुंची थी। खेत में लगी सारी सब्जियां सूख गई हैं। मुझे थोड़ा पहले खेत में आना चाहिए था। अब मुझे इन सूखी हुई सब्जियों को हटाकर नई सब्जियों के बीज लगाने होंगे। रमा खेत को साफ करने लगती है, जिसके बाद वो नई सब्जियों के बीज लगाने लगती है। इस सब में शाम हो जाती है। इधर कौशल्या को रमा की चिंता हो रही थी। अंधेरा होने वाला है, रमा बहू अभी तक घर नहीं आई, मुझे खेत पर जाकर देखना होगा। कौशल्या बिट्टू और दिया को अपने साथ लेकर खेत पर चली जाती है तो देखती है कि रमा अभी तक खेत पर काम कर रही थी। माँ जी आप? बहू मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माँ जी बस थोड़ा सा काम और बाकी है, आज पूरी सब्जियां लगाकर ही घर जाऊंगी। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। कौशल्या दोनों बच्चों को खेत के किनारे बिठाकर रमा की मदद करने लगती है, जिससे रमा का काम जल्दी हो जाता है। जिसके बाद वे चारों घर आ जाते हैं। बहू मैंने खाना बना दिया है, तू जल्दी से खाना खा ले, आज तूने दिन में भी खाना नहीं खाया था। माँ जी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। रमा तू मेरी बहू नहीं बेटी है, तू बिट्टू और दिया ही तो मेरे जीने का सहारा है। चल बेटी अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। रमा हाथ मुंह धोती है और कौशल्या सबको खाना परोसती है। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर रमा घर के काम निपटा कर खेत पर चली जाती है और फसल में पानी डालती है। दिन भर उनकी रखवाली करती है। दोपहर में रमा जब घर आती है तब कौशल्या उससे कहती है, बहू मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों बारी बारी से खेत पर जाया करें। सुबह तू चली जाना और शाम को मैं चली जाऊंगी। इससे दोनों में से किसी एक पर काम का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम ऐसा ही कर लेंगे। कौशल्या की राय के मुताबिक अब दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाती और फसल की देखभाल करती। कुछ दिन के बाद रमा की मेहनत रंग लाने लगी और खेत में हरी हरी ताजी सब्जियां उगाती हैं। सब्जियां तैयार हो गई हैं, कल इन्हें तोड़कर बाजार में बेच जाऊंगी। रमा शाम को घर जाकर कौशल्या से कहती है, माँ जी कल सुबह मैं सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी। बहू तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर सब्जियां तोड़ेंगे और बेचेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हम बिट्टू और दिया को भी अपने साथ ले चलेंगे। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सुबह वे चारों खेत पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी कल तक तो हमारे खेत में ढेर सारी ताजी और हरी सब्जियां थी, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सारी सब्जियां पीली पड़ गई? पता नहीं बहू, ना जाने ऐसा क्या हुआ। कहीं किसी ने हमारी सब्जियों में जादू टोना तो नहीं कर दिया। मैं ये सब नहीं मानती माँ जी, हमारी किस्मत ही खराब है, ये सब उसी वजह से हुआ है। अब हमें नए सिरे से सब कुछ करना होगा। दोनों सास बहू सारी सूखी हुई फसल को उखाड़कर फेंक देते हैं, फिर खेत की सफाई करते हैं। बहू मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं, सब्जियां कल उगा लेंगे। हम चारों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। नहीं माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाइए, मैं काम खत्म करके ही आऊंगी। ठीक है बहू, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तू काम खत्म करके जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। कौशल्या बच्चों को लेकर घर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रमा खेत में नई सब्जियों के बीज लगाकर घर आती है। रात हो चुकी थी, वे चारों खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाकर फसल की देखभाल करते। इस बार हम फसल को कुछ नहीं होने देंगे बहू, हम रात में खेत में सोएंगे। ठीक है माँ जी। रमा खेत के किनारे कुछ पुआल बिछा देती है और उस पर चादर बिछाकर चारों खेत के किनारे सोने लगते हैं। कुछ दिन के बाद फसल तैयार हो जाती है। दोनों सास बहू बहुत खुश थीं कि इस बार उनकी फसल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो सोकर उठी तो देखा कि उनकी सारी फसल फिर से सूखकर पीली पड़ चुकी थी। ये देखकर रमा जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? तू क्या चाहता है कि मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाए? अगर ऐसा ही है तो तू एक बार में हमारी जान क्यों नहीं ले लेता? बहू धीरज रख, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। रमा को रोता देखकर बिट्टू और दिया भी रोने लगते हैं। माँ, अगर इसी तरह हमारी फसल खराब होती रही तो हम जल्दी ही भूख से मर जाएंगे ना।
इससे तो अच्छा होता कि हम भी पापा के साथ ही मर जाते। अपने पोती पोती के मुंह से ऐसी बात सुनकर कौशल्या की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। उन चारों का करुण क्रंदन सुबह के वातावरण को भेद रहा था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। मत रो मां। रमा, अपने आंसू जाया मत करो। देखो, मैं आ गया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये तो आपके बेटे की आवाज है। हाँ बहू, ये आवाज तो आशीष की है। रमा और कौशल्या इधर उधर देखने लगते हैं। तभी फिर से आवाज आती है। मां, रमा, इधर उधर मत देखो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। मैं रोज तुम लोगों को और अपनी फसल को देखने आता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारी फसल अचानक ही एक रात में सूखकर पीली पड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि फसल काटने से पहले कोई रात में आकर हमारे खेत में जहर छिड़क कर चला जाता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? आखिर कौन है वो जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही हैं? ये काम किसी और का नहीं, बल्कि मेरे दोस्त और पड़ोसी बंसी लाल का है। लेकिन बंसीलाल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारे खेत पर अपना कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत हार कर इस खेत को बेच दो और वो मनमानी कीमत पर इस खेत को खरीद ले, जिसके बाद तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाओ। और फिर बंसीलाल तुम लोगों को अपने घर में नौकर बनाकर रखना चाहता है। उससे हम लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसी ने धोखे से मुझे भी खाने में जहर दिया था। लेकिन आशीष बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? मां, तुम चिंता मत करो। खेत के दाईं तरफ कोने पर पीतल के एक कलश में जल रखा हुआ है। उस जल को पूरे खेत में छिड़क दो। सारी सब्जियां फिर से हरी भरी होकर खिल जाएंगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि ये सूखी हुई सब्जियां फिर से ताजी हो जाए? हाँ रमा, वो कोई साधारण जल नहीं है। वो पवित्र जल अमृत के समान है, जो मैं तुम लोगों के लिए स्वर्ग से लाया हूं। ये सुनते ही रमा खेत की दाईं ओर जाती है, जहां एक पीतल का कलश रखा हुआ था जो जल से भरा हुआ था। रमा उस कलश के जल को पूरे खेत में छिड़क देती है। ऐसा करते ही खेत की सारी सब्जियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं और देखने में पहले से भी ज्यादा ताजी लगती हैं। अरे वाह, सचमुच में सारी सब्जियां फिर से जी उठी। मां, अब ये सब्जियां साधारण सब्जियां नहीं रहीं। इन पर अमृत समान जल का छिड़काव हो चुका है, इसलिए ये सब जादुई सब्जियां बन चुकी हैं। जादुई सब्जियां? हाँ मां, ये सब्जियां अब कभी पीली नहीं पड़ेंगी, न कभी सूखेंगी। कोई चाहे कुछ भी कर ले, इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तो और, इन सब्जियों को उगाने के लिए तुम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे? खेत में बीज डालकर उन पर कलश के जल का छिड़काव कर देना। सब्जियां अपने आप कुछ ही देर में उग जाएंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। लेकिन जो भी इन जादुई सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उन्हें ये सब्जियां नहीं छोड़ेंगी। और जब कलश का जल खत्म हो जाएगा तब? मां, इस कलश का जल कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर आशीष की आत्मा वहां से चली जाती है। दोनों सास बहू खेत की सारी जादुई सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच देती हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों खेत में आकर सब्जियों के बीज लगा देती हैं और उस पर कलश का जल छिड़क देती हैं। ऐसा करते ही मिनटों के अंदर वहां ताजी हरी सब्जियां उगाती हैं। माँ जी, अब हमें खेत में बीज लगाकर कई दिनों तक उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। हम रोज सुबह यहाँ आएंगे और बीज लगाकर उस पर कलश का जल छिड़क देंगे। सब्जियां तो फौरन उगाएंगी। उसी वक्त सब्जियां तोड़कर हम बेच देंगे। इस तरह कोई हमारी फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, हम रोज ऐसा ही करेंगे, बल्कि हम दिन में कई बार ऐसा कर सकते हैं। अब दोनों सास बहू दिन में 4-5 बार ऐसा ही करती। वे सब्जियों के बीज लगाकर उन पर कलश का जल छिड़क देती। सब्जियां मिनटों में उगाती, जिन्हें बेचकर वे दोनों एक ही दिन में 4 से 5 हजार रुपए कमा लेती। इस तरह बहुत जल्दी उनकी गरीबी दूर हो जाती है।